बीते कुछ सालों में ऐसा लग रहा है कि समय बहुत तेज गति से बीत रहा है। सुबह की चाय पीते हैं इतने में दोपहर हो जाती है, दोपहर का खाना खाते हैं इतने में शाम हो जाती है, और जब शाम को सोचते हैं कि थोड़ा टहल कर आते हैं इतने में रात हो जाती है। रात का खाना खाकर लेटते हैं कि एक अगली नई सुबह आ जाती है। दिन कहाँ बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। पर इन सब की शुरुआत हुई कब? तो लोग मानते हैं कि 2018 वो साल था जिसके बाद से समय बहुत तेज गति से बीतने लगा। लोगों का मानना है कि साल 2018 तक तो सब कुछ ठीक था, पर उसके बाद आने वाले सालों में समय की गति बदल गई। दिन, महीने, साल कब बीत गए लोगों को पता भी नहीं चला, और कब वह 2018 से 2024 में आ गई, और 2024 भी अब खत्म होने को है। कुछ महीनों बाद 2025 आ जाएगा। और अगर आज आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि कोरोना कब आया था या लॉकडाउन कब लगा था, तो लाजमी है कि वो यही कहेगा कि 2 या 3 साल पुरानी बात होगी। पर कोरोना को आए हुए और लॉकडाउन को लगे हुए आज 5 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था, जिसको आज 5 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया। अगर आप 2018 या 19 में 10वीं क्लास में रहे होंगे, मैं 10वीं क्लास का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चे 10वीं के बाद कोचिंगों में चले जाते हैं जेई, नीट, एनडी की तैयारी करने के लिए। तो अगर आप 2018 में 10वीं क्लास में थे तो कुछ महीनों बाद ये समय उतना ही होगा जितना समय आपको लगा पहली कक्षा से 7वीं कक्षा तक आने में। और अगर आप इस बारे में सोचते हैं तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि क्लास पहली से 7वीं तक आने में तो आपको बहुत टाइम लगा था। तो ये 2018 के बाद जो साल बीते हैं ये इतनी जल्दी कैसे बीत गई, ये समय इतना जल्दी कैसे बीत गया। तो इसके पीछे कुछ थेरीज हैं जिन पर हम बात करेंगे, और अंत में बात ये भी करेंगे कि इनमें से कौन सी थेरीज हैं जो सही हो सकती हैं और कौन सी थेरीज हैं जो पूरी तरह से गलत है। तो जो पहली थ्योरी है वो है सिमुलेशन थ्योरी या मैट्रिक्स थ्योरी। इस थ्योरी को मानने वाले लोगों का मानना है कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स एक हाईली एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा है, और इस प्रोग्राम को कंट्रोल करती है एक हाईली एडवांस सिविलाइजेशन या एक हाईली एडवांस मशीन। और एक कंप्यूटर प्रोग्राम होने के कारण इस प्रोग्राम में कई बार ग्लिचेस आ जाते हैं जिन्हें ग्लिच इन द मैट्रिक्स बोला जाता है। वैसा ही एक ग्लिच इस बार टाइम को लेकर है। वो प्रोग्राम जो टाइम को कंट्रोल करता है, इस बार उसमें ग्लिच आ गया जिसकी वजह से समय इतना जल्दी बीत रहा है। लोगों का मानना है कि इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले लोगों का मानना है कि अगर वो सिविलाइजेशन या हाईली एडवांस मशीन इस ग्लिच को ठीक नहीं करती है तो आने वाले कुछ समय के बाद ये प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा और ये पूरी दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस से ही मिट जाएगा। दूसरी जो थ्योरी है वो है टेक्निकल एडवांसमेंट। इस थ्योरी का मानना है कि इंटरनेट के विस्तार के कारण और टेक्नोलॉजी के एडवांस हो जाने के कारण आज लोगों के पास प्रचुर मात्रा में जानकारी है, और दिमाग का वो हिस्सा जो जानकारी को कंज्यूम करता है और फिर उसे प्रोसेस करता है, उसके बीच तालमेल गड़बड़ा गया है, और जिस कारण ये भाव होता है कि समय बहुत तेज गति से बीत रहा है। जिसमें से एक कारण है सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। मुश्किल से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी सोशल मीडिया चेक ना करता हो। आज व्यक्ति उठकर सबसे पहले अपनी सोशल मीडिया चेक करता है। सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेंट इतनी प्रचुर मात्रा में है कि अगर व्यक्ति उसे पूरा दिन भी कंज्यूम करता रहे तो भी वो खत्म नहीं होगा। और ये आपने अपनी असल जिंदगी में भी महसूस किया होगा। जब आप यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीत चुका है। दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिकल डिसीजंस लेता है वो ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि इस वक्त आप रिलैक्स कंडीशन में। इसी थ्योरी के अंदर एक सब थ्योरी भी आती है जिसे बोलते हैं इफेक्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले लोगों का मानना है कि इंटरनेट के विस्तार और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण लोगों की कॉन्शियसनेस पर असर पड़ा है। आज इंटरनेट के कारण लोग किसी एक ग्लोबल इशू पर इतनी ज़्यादा संख्या में ध्यान देते हैं कि उनकी कॉन्शियसनेस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट हो जाती है, और उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से एक लंबे समय तक जुड़े रहने या एक लंबे समय के बाद उसे छोड़ने के कारण ऐसा भाव होता है कि समय बहुत जल्दी से बीत रहा है। उदाहरण के तौर पर लोगों का एक समूह यूक्रेन रशिया वॉर पर ध्यान दे रहा है, वहीं एक दूसरा समूह है जो इजराइल और राफा पर ध्यान दे रहा है। और अगर इस बीच एक तीसरा इश्यू आ जाता है जो कि ग्लोबली हो, तो लोगों का जब उस पर से ध्यान डाइवर्ट होगा तब लोगों को ऐसा लगेगा कि समय बहुत जल्दी बीत रहा है, क्योंकि वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस थी वो ब्रेक हो चुकी है, जिसके कारण अब लोगों को लग रहा है कि समय बहुत जल्दी बीत गया। इसके बाद जो थ्योरी आती है वो है चेंजेस इन एनवायरनमेंट। इस थ्योरी का मानना है कि रोज हो रहे एनवायरनमेंट चेंजेस के कारण आज धरती पर कुछ ऐसे बदलाव हुए जिसके कारण उसकी गति में प्रभाव पड़ा है। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर के मेल्ट होने के कारण पहले जो मास किसी एक जगह पर स्टोर था अब वो इक्वली सरफेस पर डिवाइड हो गया है, और इस मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण धरती की गति पर प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण आज समय ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी बीत रहा है।
और इसका एक और कारण ये भी है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ों के यूज करने के कारण धरती की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रभाव पड़ा है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ने वाले इस प्रभाव के कारण भी ये हो सकता है कि समय इतना जल्दी बीत रहा हो। इनके बाद आती हैं बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल थ्योरीज, जिनमें से पहली है नो न्यू मेमोरीज। आज ज्यादातर लोग अपना समय या तो आइसोलेशन में बिताते हैं या इंटरनेट पर, जिसके कारण उनके दिमाग में कोई नई मेमोरीज फॉर्म नहीं हो पा रही। और इसके बाद जब कोई इंसिडेंट होता है और वो मेमोरी का रूप लेता है तो दिमाग उसे कंपेयर करता है एक पुराने इंसिडेंट से, और इस नए और पुराने इंसिडेंट के बीच जो समय है उसके बीच कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई है जिसे दिमाग याद रखने लायक समझता हो। इसलिए जब वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है तो आपको लगता है कि आप उस पुराने इंसिडेंट से सीधा इस नए इंसिडेंट पर आए, और इसके बीच वाला जो समय है वो कहाँ बीत गया आपको पता भी नहीं चला। इसलिए आप सोचते हैं कि समय इतना जल्दी बीत रहा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा। जिसके कि दो कारण है, पहला है उम्र और दूसरा है सोशल मीडिया या इंटरनेट। बढ़ती उम्र के साथ दिमाग के न्यूरॉन्स पहले की तरह काम नहीं करते। जैसे कि किसी बचपन या टीनेज के अंदर दिमाग नई मेमोरीज फॉर्म करता है, लेकिन एक उम्र के बाद व्यक्ति एक रिपीटेटिव साइकिल जीने लगता है, जिसके कारण कोई नई मेमोरीज फॉर्म नहीं होती और उसे ऐसा महसूस होता है कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है, क्योंकि अब उसके न्यूरॉन्स कोई नई मेमोरीज फॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसको एक उदाहरण के साथ समझिए। जब आप किसी नए रास्ते से एक नए शहर की ओर जाते हैं तब आपको वो रास्ता बहुत लंबा लगता है, लेकिन जब आप उसी रास्ते से वापस आते हैं तो आपको वो समय कम लगता है, क्योंकि अब आपके दिमाग के पास उसकी मेमोरीज पहले से ही हैं। और मेमोरीज होने के कारण आपके दिमाग में कोई क्यूरियोसिटी या कोई एक्साइटमेंट नहीं है उस रास्ते को लेकर, और एक्साइटमेंट ना होने के कारण आपको वो समय कम लगने लगता है। दूसरा कारण है इंटरनेट। इंटरनेट पर ज्यादा समय बिताने के कारण आज आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ा है, और उस कारण आपके अंदर कोई क्यूरियोसिटी या किसी चीज को लेकर एक्साइटमेंट है ही नहीं। अब आपकी जिंदगी नीरस हो चुकी है, आपकी जिंदगी में कोई रस बचा ही नहीं है जो आपको किसी चीज के लिए प्रेरित करता हो। आपने हर तरह के खाने खाकर देख लिए, आप पहले ही हर तरह का खाना खा चुके हैं, आप मूवीज देख चुके हैं, आप गाने सुन चुके हैं, आपने हजारों रील या यूट्यूब के वीडियो देख लिए। तो अब ऐसी कोई नई चीज बची नहीं है जिसे लेकर आपका दिमाग इतना क्यूरियस हो या वो एक नई मेमोरीज फॉर्म करे। आप इंटरनेट पर भी अलग चीजें देखते हैं मगर वो एक रिपीटेटिव साइकिल में ही चल रही हैं। दूसरी जो थ्योरी आती है वो है साइकोलॉजिकल एंड मेंटल डिस्टर्बेंस। एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, ओवर थिंकिंग, ये वो समस्याएं जिनसे आज ज्यादातर लोग परेशान हैं। टेंशन या ओवर थिंकिंग के कारण व्यक्ति अपने दिमाग में एक ही इंसिडेंट या एक ही थॉट को रिपीट करता रहता है, जिसके कारण उसके दिमाग में कोई नई मेमोरीज फॉर्म नहीं होती, और एक समय के बाद जब वो उस थॉट या उस इंसिडेंट से बाहर आता है तो उसे लगता है कि समय बहुत जल्दी बीत गया, क्योंकि मानसिक रूप से वो उसी एक विचार या उसी एक इंसिडेंट के साथ अपने दिमाग में कैद था, जिसने उसके दिमाग में नई मेमोरीज बनने ही नहीं दी, ताकि उसे ये पता चल सके कि समय बीत रहा है या समय किस गति से बीत रहा है। और जब वो एक लंबे समय के बाद उस थॉट या उस घटना से बाहर आता है तो उसे लगता है कि समय बहुत जल्दी बीत रहा है, क्योंकि उसके दिमाग ने एक लंबे समय के बाद नई मेमोरीज फॉर्म की है। पर ये थ्योरीज तो केवल साइकोलॉजिकल लेवल पर इस बात का जवाब देने की कोशिश करती है कि समय तेज गति से बीतता हुआ महसूस क्यों हो रहा है। क्या इसके पीछे बस एक साइकोलॉजिकल कारण है? क्या नई मेमोरीज का ना बनना या आपकी एज का बढ़ना ही ये कारण है कि आपको वो समय तेज बीतता हुआ महसूस? ये विचार कि समय बहुत तेज गति से बीत रहा है, क्या इसके पीछे सिर्फ इंटरनेट या सोशल मीडिया है, या इसके पीछे कोई और भी कारण है? क्या थ्योरीज बस इतनी है या कोई और भी बची हुई थ्योरी है? तो हाँ, एक और थ्योरी है जो कि है फेल्ड सीक्रेट एक्सपेरिमेंट थ्योरी। फेल्ड सीक्रेट एक्सपेरिमेंट थ्योरी के पीछे की थ्योरी ये है कि इस थ्योरी के मुताबिक चाइना, यूएसए, रशिया या इजराइल की सरकारें किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। ये एक्सपेरिमेंट भी फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट और मैनहट्टन प्रोजेक्ट की तरह एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था, जिसका कि मकसद था एक ताकतवर और खतरनाक हथियार को बनाना। पर जब दुनिया में पहले से ही ताकतवर हथियार मौजूद है, हाइड्रोजन और न्यूक्लियर बम के रूप में, तो फिर एक और खतरनाक हथियार की जरूरत क्या है? तो इसकी वजह यह है कि दुनिया के हर ताकतवर देश के पास न्यूक्लियर बम है, और इस वजह से वो ताकत के मामले में एक ही लाइन पर आकर खड़े हैं। और ताकत की खासियत है कि अगर वो सबके पास है तो वो ताकतवर सिर्फ एक हो सकता है। दुनिया के हर ताकतवर देश के पास न्यूक्लियर होने के कारण अगर कल किसी दो परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है तो वो अंत में जिस हथियार का इस्तेमाल करेंगे वो होगा न्यूक्लियर। अगर इसमें एक देश पूरी तरह से मिट भी जाता है तो दूसरे देश के पास सिवाय रेडिएशन के और कुछ भी नहीं बचेगा। और दोनों देशों के न्यूक्लियर संपन्न होने के कारण कोई तीसरा देश भी बीच बचाव करने की ज्यादा कोशिश नहीं करेगा। हाँ, वो सैंक्शंस लगा सकता है पर उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूक्रेन रशिया वॉर के बाद रशिया पर कई सैंक्शंस लगाए गए, पर उसकी वजह से युद्ध पर कितना असर पड़ा ये हम सब ने देखा।
आज युद्ध को 2.5 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है और युद्ध आज भी जारी है। दुनिया के मौजूदा हालातों को देखते हुए ये थ्योरी सही भी लगती है, क्योंकि दुनिया के कई देश पिछले कुछ वर्षों से अपना डिफेंस बजट इंक्रीज कर रहे हैं बिना किसी ठोस कारणों की। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब हथियारों के कारखाने सजाए गए तब तब युद्ध की रणभेरी बजी। अगर आप इस बात पर गौर करें कि पश्चिमी देशों का हाल क्या है, तो आप पाएंगे कि अमेरिका और यूरोप दुनिया पर अपनी पकड़ खो रहे हैं। रशिया और यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के यूरोप और अमेरिका से सहायता मांगने के बाद भी यूक्रेन की कुछ खासा मदद वो कर नहीं रहे, क्योंकि वो जिस देश के साथ लड़ रहे हैं उसके पास परमाणु बमों की कोई कमी नहीं है। और अगर कल ऐसे हालात बनते हैं कि रशिया वॉर हारने लगे तो वो परमाणु के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। वहीं अगर आप मिडल ईस्ट पर नजर डालें तो ईरान के न्यूक्लियर पर काम करने की खबरें आती रहती हैं, और इस बात का दावा कोई नहीं कर सकता कि कब ईरान सफलतापूर्वक न्यूक्लियर टेस्ट कर ले। और इस कारण से दुनिया के ताकतवर देशों को चाहिए एक नया और न्यूक्लियर से भी खतरनाक हथियार, जो उन्हें परमाणु संपन्न देशों से भी ज्यादा शक्तिशाली बना दे। और ऐसे केवल 2 हथियार हो सकते हैं जो दुश्मन देश को पूरी तरह खत्म कर दे, वो भी बिना खुद का ज्यादा नुकसान करे, जिनमें से पहला है बायो वेपन, दूसरा है क्वांटम वेपन। पर बायो वेपन को कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए सिर्फ एक देश के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उस एक देश से फैलकर ग्लोबली पेंडेमिक कॉज कर सकता है और वो उस देश को भी नुकसान पहुंचा सकता है जिसने उसका इस्तेमाल किया है। कोरोना को लेकर लोगों और सरकारों के विचार चाइना को लेकर क्या हैं, इस बात से तो सभी वाकिफ। और इसके बाद बचता है क्वांटम वेपन, वो हथियार जो न्यूक्लियर से भी ज्यादा नुकसान कर सकता है। पर अभी तक किसी देश की सरकार ने इस बात का दावा नहीं किया है कि उनके पास कोई क्वांटम हथियार है। और अब जब दुनिया में आर्टिफिशियल सूरज और चांद बन रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स बन रहे हैं, क्वांटम सिस्टम बन रहे हैं, तो क्या वो इस बार क्वांटम हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे? और इसलिए इस थ्योरी के मुताबिक 2018 और 19 में उस हथियार पर काम चल रहा था और 2019 में एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, जिसके कारण दुनिया में कई प्राकृतिक आपदाएं देखी गई, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट के फेल होने के कारण होने वाले नुकसान थे। इसलिए कुछ का मानना है कि जितनी आपदाओं की जानकारी दी गई, असल संख्या उनसे कई ज्यादा है। उस एक्सपेरिमेंट का असर न केवल इंसानों पर हुआ बल्कि पशु और पक्षियों पर भी हुआ, और इसी कारण से पशु और पक्षी अलग तरह से बिहेव करने लगे। पंछियों को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग घटनाएं देखी गई, जहाँ कई जगह मरे हुए पंछी आसमान से जमीन पर गिर रहे थे, वहीं कुछ दीवारों से टकराकर खुद को मार रहे थे। कई जगह देखा गया कि मरी हुई मछलियां तटों पर आ गई। और इन नुकसानों को कम करने के लिए और अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए सरकारों ने महामारी या पेंडेमिक का सहारा लिया। उन्होंने लोगों को उन्हीं के घरों में महीनों तक बंद कर दिया, और जब वो घरों से बाहर आए तो उन्हें वैक्सीन दी गई ताकि दिमाग पर हुए असर को कम किया जा सके। पर वैक्सीन देने के बाद से लोग अचानक से मरने लगे। वो खाना खाते हुए, चलते हुए, बैठे हुए या बात करते हुए अचानक से गिर जाते और मर जाते। और ऑर्गेनाइजेशन ने इसका कारण बताया लोगों का ज्यादा शुगर या सोल्ट कंज्यूम करना। उनका कहना था कि लॉकडाउन के दौरान लोगों ने अपने घर पर ज्यादा जंक फूड खाया और फिजिकल एक्टिविटी न करने के कारण उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, जो कि अब साइलेंट हार्ट अटैक का रूप ले रहा है। कुछ महीनों बाद वैक्सीन पर गंभीर आरोप लगने लगे, जिनमें से खून के थक्के जमना, याददाश्त का कमजोर होना, शरीर में कमजोरी, जॉइंट पेन, हर वक्त थकान रहना और बालों का झड़ना शामिल था। और कई लोगों का कहना था कि वैक्सीन के कारण लोगों में अल्जाइमर और मूड स्विंग जैसी प्रॉब्लम्स हो रही है। हालांकि मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं इस बात का दावा नहीं करता हूं कि वैक्सीनेशन एक फ्रॉड था। मैं बस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, अगर वैसे देखने जाए तो कोरोना के बाद से लोगों में हिंसा और अकेलापन तो बढ़ गया। आज लोगों के पास बात करने के लिए कोई नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिरी बार आपने अपने मन की बात या किसी से खुलकर बात कब की थी, तो मुश्किल से आपको याद आएगा कि आपने ऐसा कब किया था, या फिर ये कि आखिरी बार आपके घर कोई मेहमान कब आया था जो रात को आपके घर रुका हो। अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो कोरोना के बाद तो ये मुश्किल ही है कि कोई मेहमान आपके घर आया हो और वो रात को आपके घर रुका हो। और वहीं रोज हो रही हिंसा से तो सभी वाकिफ हैं। भाई भाई को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, बेटी माँ को मार रही। आज हालात ये हैं कि किसी भी छोटी सी बात के लिए लोग एक दूसरे का गला काटने तक को तैयार है। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि कोरोना के बाद जब लोग वापस लौटे तो वो पहले जैसे नहीं रहे। लॉकडाउन के दौरान कुछ तो हुआ होगा। अब अगर हम इस बात पर आए कि इनमें से कौन सी थ्योरी सही है, तो इनमें से मैट्रिक्स थ्योरी को छोड़कर बाकी सारी थ्योरीज एक हद तक सही है। एक कमरे में ही बैठे रहने और सोशल मीडिया पर रील्स वीडियो स्क्रॉल करते रहने के कारण कोई नई मेमोरीज नहीं बन रही। वहीं कोई काम न होने के कारण टेंशन और ओवर थिंकिंग की वजह से ज्यादातर लोग एक मानसिक जेल में बंद। इस बीच जब कोई नई घटना घटती है तो लगता है कि समय बहुत जल्दी बीत गया है। पर हाँ, इसी के साथ एक्सपेरिमेंट वाली थ्योरी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जब लोग वापस सड़कों पर निकले तब वो पहले जैसे नहीं रहे। उनके बिहेवियर में फर्क आ गया, और ये बात आप अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर में नोटिस कर सकते हैं। न केवल इंसान के साथ साथ जानवरों के बिहेवियर में आने वाले बदलाव का कारण क्या है? क्यों परिंदे खुद को मार रहे हैं? क्यों जानवर और ज्यादा हिंसक हो गए?
ऐसी कई घटनाएं देखी गई हैं जहाँ जानवर अपने स्वभाव के विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो ये सब क्या बस एक इत्तेफाक है या कुछ और है? तो हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि केवल सोशल मीडिया, इंटरनेट या न्यूरॉन्स वो कारण नहीं है जिनकी वजह से लगता है कि समय तेज गति से बीत रहा है। कारण कुछ और भी हो सकता है। मे बी देयर इज समथिंग एल्स।